हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय B21। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे पेडागोजी ऑफ इंग्लिश। ये क्लास होने वाली है BSTC फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए। आप सभी को पता है दिसंबर महीना चल रहा है और सर्द सर्द हवाएं चल रही है। इसके अलावा एग्ज़ाम की जो घड़ी है वो बहुत ही जल्द आने वाली है। तो ज़रूरी ये है कि हम पहले से ही अपनी बेहतर तैयारी जारी रखें। तो उसी के लिए मैं आपकी स्पेशल क्लासें ले रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट रेगुलर इन क्लासेस को देखते हैं और उनको बहुत सारा फायदा उनके एग्जाम में मिलने वाला है। अगर आपके भी कोई फ्रेंड इधर उधर घूमते फिरते हैं बुक्स के चक्कर में या पढ़ाई के चक्कर में, या फिर आप भी इधर उधर एक दूसरे चैनल पर भटकते फिरते हो कि भाई BSTC की तैयारी कहाँ से करूँ, तो अब आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आपको BSTC फर्स्ट ईयर के फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए एक ही चैनल काफ़ी है, वो है माई B21। यहाँ पर मैं आपको बहुत ही बेहतर तरीके से प्रिपरेशन कराने वाला हूँ और आपकी जो सबसे कमज़ोर सब्जेक्ट शायद हो सकती है इंग्लिश, उसकी प्रिपरेशन मैं आपको सबसे अच्छे से कराने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात, आप चाहेंगे कि मेरे को सर इस क्लास की PDF भी चाहिए, तो PDF के लिए आप इस सीरीज़ का एपिसोड नंबर 3 देखें। यूट्यूब पर जाइएगा, वहाँ पर पेडागोजी ऑफ इंग्लिश BSTC फर्स्ट ईयर का कोर्स सर्च कीजिए। वहाँ पर आपको मिल जाएगी PDF डाउनलोड करने की टेक्निक। इसके अलावा मैं आपके लिए बहुत बहुत मेहनत करता हूँ PPT तैयार करना, उसके अलावा PPT हाईलाइट करना, उसके बाद क्लास रिकॉर्ड करना, अपलोड करना और नोट तैयार करना। तो इतने सारे काम के लिए आपको करना कुछ नहीं, इस वीडियो को छोटा सा लाइक करना है और अपने क्लासमेट के साथ आपको इस वीडियो को शेयर करना है, ताकि क्या होगा कि अदर स्टूडेंट भी इस क्लास को देख पाएंगे। नेक्स्ट, आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 2। प्रीवियस क्लास में भी हमने यूनिट नंबर 2 ही पढ़ी थी और आज यूनिट नंबर 2 का जो नेक्स्ट चैप्टर है उसको अपन पढ़ने वाले हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपसे कर ली और अब अपन स्टार्ट करते हैं आज की पढ़ाई। यस, सबसे पहले हम जिस लेसन के बारे में आज पढ़ेंगे उसकी बात कर लेते हैं। आज हम पढ़ेंगे एनहेंसिंग राइटिंग एबिलिटीज़, यानी कि किस प्रकार हम अपने लिखने के कौशल को बहुत ही सुंदर और अच्छा कर सकते हैं। तो अगर आप अपने लिखने के कौशल को अच्छा करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड ये लेसन है और इसके बारे में हर एक छात्र अध्यापक को पता होना चाहिए। सबसे पहला जो हमारा इम्पोर्टेंट बिंदु इसमें आता है वो है स्किल ऑफ राइटिंग, यानी कि लिखने का कौशल कैसा होना चाहिए या किस प्रकार हम छोटे बच्चों में लिखने के कौशल डेवलप कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस कौशल को विकसित क्यों करना चाहिए उसकी बात करते हैं। अगर हम बच्चों में राइटिंग कौशल डेवलप करते हैं तो वो अच्छे से डायलॉग लिख सकते हैं। इसके अलावा छोटे छोटे पैराग्राफ लिख सकते हैं, पर्सनल डायरी लिख सकते हैं, क्लास डायरी लिख सकते हैं, लेटर एप्लीकेशन लिख सकते हैं, इसके अलावा स्टोरी लिख सकते हैं। तो इतने सारे काम हम छोटे छोटे बच्चों को करना सिखा सकते हैं, इसीलिए हमें राइटिंग पर बहुत ही ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। अगला जो हमारे बिंदु है वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ राइटिंग, यानी कि भैया हम बच्चों को राइटिंग तो कराएंगे लेकिन उसके उद्देश्य क्या है, यानी कि हमें बच्चों को राइटिंग क्यों करवानी चाहिए। तो सबसे पहली बात, अब बच्चों को अगर हम अलग अलग प्रकार की राइटिंग करवाते हैं, जैसे हमने लेटर लिखना सिखाया, रिपोर्ट बनाना सिखाई, डायलॉग लिखना सिखाया, है ना, समरी लिखना सिखाया, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल भी हमने बच्चों में डेवलप करनी है, तो उसके लिए हमें बच्चों को राइटिंग वाला पार्ट मजबूत करना पड़ेगा। और आपने भी देखा होगा जो बच्चे 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं तक पढ़ते हैं उनके राइटिंग का सेक्शन जरूर होता है और सबसे ज़्यादा नंबर का वही होता है। और आपको पता होगा अधिकांश बच्चे राइटिंग सेक्शन पढ़कर ही इंग्लिश में पास होते हैं। तो आप भी अगर DLED फर्स्ट ईयर में हो और मतलब इंग्लिश में पास होना चाहते हैं तो राइटिंग सेक्शन पर आपको विशेष कर ध्यान देना पड़ेगा। क्लियर? यस, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। यस, सजेस्टेड एक्टिविटीज़ फॉर राइटिंग, यानी कि कुछ ऐसी एक्टिविटी आपको मैं सजेस्ट करता हूँ जिनका यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, अपनी राइटिंग स्किल को बेस्ट कर सकते हैं, अपने स्टूडेंट की राइटिंग स्किल को बेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको डायलॉग लिखना आना चाहिए, पैराग्राफ लिखना आना चाहिए, पर्सनल डायरी लिखना आना चाहिए, क्लास डायरी लिखना आना चाहिए, लेटर लिखना आना चाहिए, एप्लीकेशन लिखना आना चाहिए और स्टोरी लिखना आना चाहिए। अगर आपको आता है तो आप स्टूडेंट को भी ये सारी चीज़ें सिखा सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें सिखा कर ही हम बच्चों की राइटिंग जो है वो अच्छी करवा सकते हैं। अगला जो है बिंदु है वो है एम्स ऑफ राइटिंग एक्सरसाइज, यानी किस प्रकार हम बच्चों को राइटिंग की एक्सरसाइज करवाएं। तो सबसे पहली बात, मैकेनिकल स्किल, बच्चों में एक ऐसी स्किल डेवलप करनी चाहिए जिसके थ्रू वो राइटिंग पार्ट को मजबूत कर पाए। बच्चों की हैंड राइटिंग इंप्रूवमेंट करवाना, स्पेलिंग इंप्रूवमेंट कराना,
प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूवमेंट कराना, ये सारी चीज़ें एक टीचर को करनी चाहिए। तो मेक श्योर आप पेडागोजी ऑफ इंग्लिश अच्छे से पढ़ेंगे और स्टूडेंट का डेवलपमेंट भी अच्छे से करेंगे। तो ध्यान रखिए, ये राइटिंग से रिलेटेड है, मैंने आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये जितने भी मटेरियल बता रहा हूँ ये आपके एग्जाम से रिलेटेड है और प्रीवियस पेपर्स जो हुए उनमें पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट अगला है ग्रेडिंग। ग्रेड का मतलब क्या होता है, बच्चों को अलग अलग ग्रेड देना, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड ऐसे देती है ना। तो यहाँ पर भी उसी से रिलेटेड बात हो रही है। ग्रेडिंग क्या होता है, एक कंपोजिशन कोर्स होता है। इसमें क्या होता है कि कंट्रोल्ड किया जाता है कंपोजिशन के द्वारा। गाइडेड कंपोजिशन हो गया, प्री कंपोजिशन हो गया। अब गाइडेड कंपोजिशन क्या होता है, सबसे पहली बीमारी यही है और ये प्रश्न 100% आपके पेपर में आएगा। तो गाइडेड कंपोजिशन जब भी बच्चा लिखता है तो उसमें टीचर का फुल सपोर्ट मिलता है, लेकिन प्री कंपोजिशन जो बच्चा लिखता है ना उसमें टीचर का कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ मैं। यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट पढ़ते हैं ऑफलाइन यहाँ पे, है ना, आप अपने स्टूडियो में ही, तो जितने भी स्टूडेंट पढ़ते हैं ना उन सारे स्टूडेंट को मैं राइटिंग सेक्शन अच्छा करवाने के लिए हर महीने के अंत में एक राइटिंग कंपटीशन करवाता हूँ, जिसमें बच्चे एक स्टोरी लिखते हैं। स्टोरी हिंदी में लिखते हैं, लेकिन स्टोरी तो स्टोरी होती है, तो बच्चे क्या करते हैं हिंदी में स्टोरी लिखते हैं। क्लियर। तो वो स्टोरी क्या करते हैं, शुरू में मैं बच्चों की हेल्प करता था बहुत सारी राइटिंग मतलब अच्छी डेवलप करवाने के लिए, लेकिन अब वो क्या करते हैं आसपास का एनवायरनमेंट देख के एक अच्छी सी स्टोरी क्रिएट कर लेते, खुद ही कर लेते। शुरू में हेल्प करता था कि भाई ऐसे लिखो, ये करो, वो करो, या तुमने कहीं ऐसी कोई घटना देखी है तो उसको तुम इसमें इंक्लूड कर लो। पहले मतलब एज ए टीचर मैं बच्चों की हेल्प करता था, लेकिन अब तो सर हम कर लेंगे। तो ये होता है गाइडेड कंपोजिशन टू फ्री कंपोजिशन। यानी कि पहले क्या करते हैं जितने भी टीचर होते हैं वो स्टूडेंट की हेल्प करते हैं कि भाई ऐसे लिखो, ये करो, इसको ऐसे याद करो। बाद में बच्चे खुद करने लग जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप यदि किसी क्लास में बच्चों को पढ़ाओगे, इन फ्यूचर में बच्चों को आप छोटी छोटी स्टोरी याद करवाओगे, तो पहले आप क्या करोगे, बच्चों को एक स्टोरी याद करवा दोगे। उससे क्या करेंगे, बच्चे सेल्फ ही बहुत सारी स्टोरियाँ प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लियर, बिल्कुल। तो ये चीज़ें राइटिंग से रिलेटेड होती है और हमें बच्चों की राइटिंग इंप्रूवमेंट करवानी चाहिए। राइटिंग यानी लिखावट नहीं, राइटिंग यानी मतलब सृजनात्मकता का काम है। बच्चों को मतलब लेटर लिखाना, एप्लीकेशन लिखाना, ये सारी चीज़ें आती है। तो इससे रिलेटेड पूछा जाता है, इसलिए मैंने बता दिया। क्लियर, बिल्कुल। और बच्चे बहुत सी गलतियाँ करते हैं, उन गलतियों को भी हमें इम्प्रूवमेंट करवाना चाहिए। इसके अलावा हमें बच्चों को प्रॉपर मोटिवेशन देना चाहिए। बच्चों के पास एक क्लियर आइडिया होना चाहिए कि किस प्रकार हमें लिखना है और किस लैंग्वेज की हमें ज़रूरत होगी। यानी कि बच्चों को लैंग्वेज के बारे में भी अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रख के बड़े आराम से राइटिंग सेक्शन को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अगला बिंदु काइंड्स ऑफ राइटिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं, यानी कि राइटिंग कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहला जो बिंदु है वो दे रखा है डायलॉग राइटिंग दे रखा है ना। और दूसरा दे रखा है पैराग्राफ राइटिंग, और जैसे इसमें आता है पर्सनल डायरी, क्लास डायरी। तीसरा जो ऑप्शन है वो है लेटर राइटिंग, और चौथा जो ऑप्शन है वो है एप्लीकेशन राइटिंग, और पांचवा है स्टोरी राइटिंग। तो याद रखना राइटिंग कितने प्रकार की होती है। कोई आपसे पूछे तो आपको बताना है डायलॉग राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, इसके अलावा लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग और स्टोरी राइटिंग। तो यहाँ पर इन चीज़ों को याद रख के आप बड़ी आसानी से अपने इंग्लिश में अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। कुछ और चीज़ें अपन देख सकते हैं। अगला है रिक्वेस्ट ऑफ डायलॉग राइटिंग, मेथड्स ऑफ डायलॉग राइटिंग। ये काम के होते नहीं है, इनसे प्रश्न बहुत ही रेयर कंडीशन में पूछे जाते हैं। बाकी बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं एग्जामिनर के पूछने के लिए। यस, एक बिंदु अपन देख लेते हैं पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग क्या होता है। पैराग्राफ की यदि हम बात करें तो देखिए, इफ़ यू लुक एट एनी कंटिन्यूस पीस ऑफ राइटिंग रनिंग a few hundred words and report of a cricket match in a newspaper, additional column in it, you will find that it is divided into paragraph। ये से बोल रहा है कि भाई नॉर्मली तुमने देखा होगा कि जब भी तुम अखबार पढ़ते हो तो अखबार में क्या होता है, जैसे किसी क्रिकेट गेम के बारे में भी दे रखा है तो उसके छोटे छोटे पैराग्राफ बना के हमारे सामने प्रेजेंटेशन दी जाती है। अब प्रेजेंटेशन जो देता है उसमें कैपिटल लेटर्स का स्पेशली ध्यान रखा जाता है, और किस पैराग्राफ में किस घटना को विद एग्जाम्पल समझा रखा होता है। ये सारी चीज़ें आप अक्सर न्यूज़पेपर में देखते हैं। तो यही पैराग्राफ होते हैं छोटे छोटे जिनके बारे में ये बात कर रहा है, ठीक है। और पैराग्राफ कैसे लिखे जाते हैं इसके बारे में आप अच्छे से, मेरे से अच्छा जानते हैं। आप बड़े आराम से पैराग्राफ लिख सकते हो। नेक्स्ट, इसमें कुछ काम का है नहीं है, आप चाहे तो इसको भी पढ़ सकते हैं अगर आपके पास बुक है तो। अगर आप 1 वीक से पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत है नहीं है। यस,
अगला जो हमारा बिंदु है वो है लेटर राइटिंग। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और नॉर्मली जब आप स्कूल में प्रवेश करेंगे तब भी आपको बहुत काम आएगा लेटर राइटिंग। इसमें सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है हाउ टू राइट ए गुड लेटर, यानी कि अच्छा लेटर किस प्रकार लिखते हैं, एक बेस्ट लेटर कैसे लिखें। तो जब भी हम लेटर लिखते हैं तो हमें सिंपल इंग्लिश का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि बहुत सरल भाषा में हमें इंग्लिश लिखनी चाहिए। वीडियो छोड़ के कहीं मत जाना, पूरा देखना, ताकि क्या होगा कि आपके ये पूरा लेसन क्लियर हो जाएगा। इसमें पूरे लेसन को आज मैं कवर कराने वाला हूँ। इसके बाद एक क्लास और आएगी जिसमें आपकी यूनिट 2 कंप्लीट, फिर आपकी 2 यूनिट और बच रही है, उनको भी हम शनि कंप्लीट कर लेंगे। और लेटर राइटिंग में अपन अपने व्यू को क्लियर करते हैं कि हम क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं, क्या चाहते हैं। इसके अलावा पॉइंट बाय पॉइंट पैराग्राफ में हमें सारी चीज़ें इंक्लूड करनी रहती है। डिफिकल्ट वर्ड हमें इसमें नहीं लिखनी चाहिए। और इसके अलावा और दे रखा है हम इसमें कोमा का यूज़ करना चाहिए, फुल स्टॉप का यूज़ करना चाहिए। क्लियर बिल्कुल। जैसे BA, MA, MSc, MCOM, इसका स्पेशली ध्यान रखना चाहिए। और लेटर 3 टाइप्स के होते हैं, ये बात आपको पहले से पता थी, ये मेरे को कमेंट में बताना। सबसे पहला जो टाइप होता है वो पर्सनल, दूसरा होता है ऑफिशियल, तीसरा होता है बिजनेस। 3 टाइप के इंग्लिश में लेटर होते हैं, याद रखना, पर्सनल, ऑफिशियल और बिजनेस। पर्सनल लेटर क्या होता है, जो अपने रिलेशन वाले होते हैं, मम्मी पापा भाई बहन, उनको लिखे जाते हैं। ऑफिशियल लेटर क्या होते हैं, ये किसी गवर्नमेंट संस्था को लिखे जाते हैं या फिर फॉर्मली औपचारिकता पूरी करने के लिए लिखे जाते हैं। ठीक है, जैसे बिजली विभाग वालों को, डाकघर वालों को, बैंक वालों को, है ना, ये सारी चीज़ें इंक्लूड है। अब कुछ वर्ड्स होते हैं जो हम लेटर लिखने में यूज़ करते हैं, इनको आप स्पेशली ध्यान रखें। जैसे यहाँ पर आई एम डायरेक्टेड टू, आई एम डिजायर टू, आई एम इंस्ट्रक्शंस टू, ये ऑफिशियल लेटर में यूज़ किया जाता है, ध्यान रखना। बाकी पर्सनल लेटर में अपन यूज़ करते हैं माय डियर सोहन, माय डियर मुकेश, माय डियर प्रिया, है ना, कुछ ऐसी चीज़ें अपन यूज़ करते हैं। क्लियर बिल्कुल। अब एक और टाइप बच रहा है, थर्ड टाइप, उसको भी अपन पढ़ लेते हैं। यस, थर्ड टाइप जो है इसमें दे रखा है बिजनेस लेटर, यानी कि बिजनेस लेटर हम किस प्रकार के लिख सकते हैं। अब बिजनेस लेटर किसके लिए लिखेंगे भाई, बिजनेसमैन लिखेगा अदर बिजनेसमैन को। जैसे कोई व्यापारी है, उसको कपड़े मंगवाने या फिर उसके सामान मंगवाना है दुकान का, तो वो उस लेटर को क्या कर सकता है, लिख के कंपनी वालों को भेज सकता है, और कंपनी वाले क्या करेंगे, उसके यहाँ पर सामान डिलीवर कर देंगे। यहाँ पर डियर सर, वी आर प्लीज टू, वी आर प्लेजर टू, वी आर रिगेट इन्फॉर्म यू, वी आर सॉरी टू, कुछ ऐसे स्टेटमेंट हम उस लेटर में इंक्लूड करते हैं। ठीक है। अब एप्लीकेशन के बारे में दे रखा है, एप्लीकेशन हम किस प्रकार लिखते हैं उसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है। और सबसे पहले टू लिखेगा, उसके बाद जनरल मैनेजर, सेंट्रल मशीन फॉर्म दे रखा है, फिर दे रखा है सीतापुर। पोस्ट ऑफिस असिस्टेंट को लेटर लिखा जा रहा है, सॉरी एप्लीकेशन लिखी जा रही है। और इन रिस्पॉन्स योर एडवर्टाइजमेंट पोस्ट ऑफिशियल स्टेटमेंट, आई बेग टू सेट माई सेल्फ कैंडिडेट वन ऑफ द सेम विथ यू फॉलोइंग बायोडेटा ऑफ माई क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। इसमें कुछ नहीं हो रहा है, एक कोई स्टूडेंट है, कोई लड़का है जो क्या कर रहा है, एक एप्लीकेशन लिख रहा है, जो पोस्ट ऑफिस असिस्टेंट को दिखा रहा है कि किस प्रकार मैं इस चीज़ को इंक्लूड कर सकता हूँ, और साथ में अपने जो रिज्यूम है उसको ये अपडेट कर रहा है कि मेरी ये जानकारी है, आप ध्यान में रखो। ठीक है। और इस देखो उसके साथ ही बोल रहा है कि मेरी जन्म तारीख हाई स्कूल के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग है, और बहुत मेहनत करता हूँ और सिंसियर हूँ। ये सारी चीज़ें इसने लेटर में इंक्लूड कर रखी है, एप्लीकेशन में इंक्लूड कर रखी है। तो इस टेक्निक से आप अच्छे अच्छे लेटर्स लिख सकते हैं। इस बुक में बहुत से एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप चाहे तो इनका यूज़ कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके भी आप स्क्रीन वाला शॉट ले सकते हैं। इसके अलावा देखिए ये बहुत सारे लेटर्स हैं, मैं सभी लेटर कवर नहीं कराऊंगा भाई, आप इन लेटर्स को देख लें आराम से। ठीक है, मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ये देखो। ठीक है। और वैसे PDF मिल जाएगी तो आपको कोई दिक्कत रहने वाली है नहीं। नेक्स्ट, ये भी इसमें बहुत सारे लेटर है ना, पूरी बुक मैंने स्कैन करके दे दी है आपको ताकि आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। ठीक है। अब अपन बात करते हैं मैसेजेस की। अरे भाई मैसेज का यूज़ तो आप बहुत करते हैं, आज भी व्हाट्सएप के ज़माने में आप मोबाइल मैसेज का यूज़ करते ही करते हैं। ठीक है। सबसे पहले ऑन न्यू ईयर, जब भी नया साल आता है, अभी दिसंबर चल रहा है, जनवरी में जैसे नया साल आएगा तो आप क्या करेंगे, अपने दोस्तों को हैप्पी न्यू ईयर बोलेंगे। लेकिन इस बार आपको क्या करना है कि कुछ स्पेशल करना है। आप बोलना है कि मैंने महेश जी सर से इंग्लिश पढ़ी है तो आज कुछ स्पेशल होना चाहिए आपके लिए। तो सबसे पहले अपन पहले क्या लिखते थे, हैप्पी न्यू ईयर। अब अपन और भी इंक्लूड कर सकते हैं उसके साथ, क्या लिखेंगे, विश यू ए हैप्पी न्यू ईयर एंड प्रॉप्स न्यू ईयर। अगला है सेशंस ग्रीटिंग, मे द न्यू ईयर ब्रिंग prosperity and joy in your life, may you be blessed with health and prosperity in the year come। अब ये कुछ बधाइयाँ हैं जो नए ईयर पर हम अपने फ्रेंड्स को देते हैं।
तो इस प्रकार के मैसेजेस अगर आते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो बहुत ही कम चांस रहता है इनका, फिर भी क्या है, नज़र घुमा ली जाए। जैसे हिंदी में अपन बोल सकते हैं नव वर्ष की शुभकामनाएं, नव वर्ष मंगलमय हो, नव वर्ष की मंगल कामनाएं आपको समर्पित, ईश्वर करे नया वर्ष आपके लिए सुखमय और समृद्ध लाए। और मैं भी आपको एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर बोलना चाहता हूं, तो आप सभी को मेरी तरफ से नव वर्ष 2024 की शुभकामनाएं, और ये वर्ष आपके लिए उन्नति वाला साबित हो, इसी में आपके रेट आए और रेट में आपका सिलेक्शन हो जाए, ये मेरी तरफ से आपके लिए दुआ है। ठीक है। और कुछ फेस्टिवल होते हैं, फेस्टिवल पर भी हम अपने दोस्तों को इंग्लिश में क्या करते हैं, विश करते हैं। तो फेस्टिवल से रिलेटेड भी आप याद रख सकते हैं। जैसे इसमें क्रिसमस दे रखा है, दिवाली दे रखी है, होली दे रखी है, तो इससे रिलेटेड कुछ मैसेज अगर आपको तैयार करने के लिए देता है तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। और अगला बिंदु है बर्थडे। देखो बर्थडे सभी का आता है, हर रोज किसी न किसी फ्रेंड का बर्थडे रहता है, तो इसमें भी अपन कोर्डियल ग्रीटिंग ऑन द ऑन योर बर्थडे, जन्मदिन की बधाइयाँ। इसके अलावा मे दिस डे कम अगेन एंड अगेन, ये दिन क्या है, बार बार आए। इसके अलावा आपकी आयु हमेशा बढ़ती रहे। इसे कुछ मतलब लाइन्स है, इनको आप याद रख सकते हैं और आप इजीली बच्चों को सिखा सकते हैं किस प्रकार ये करना है। और सबसे अच्छी बात है कि एग्जाम में भी आप इन चीज़ों को लिख सकते हैं। अब शादियाँ तो बहुत होती है, लेकिन अपन को विश करना भी आना चाहिए। तो अपन तो ये बोलते हैं हैप्पी मैरिज, या ऐसे कुछ शॉर्ट में लिख देते हैं, लेकिन कुछ नई चीज़ें यूज़ करो। ग्रीटिंग ऑन द हैप्पी एव, उसके अलावा अफेक्ट माई कॉर्डियल ग्रीटिंग ऑन योर मैरिज डे एव, मे यू सेलिब्रेट डायमंड जुबलेट ऑफ द डे। इसके लिए बहुत से स्टेटमेंट दे रखे, इनको आप याद रखें। ठीक है। विवाह दिवस की शुभकामनाएं स्वीकार करें, ईश्वर से प्रार्थना है कि विवाह बंधन बना रहे, तुम्हारी जोड़ी बनी रहे हजारों साल तक। ये सारी चीज़ें आप याद रखें। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है मैसेजेस, तो आप इसको बड़ी आसानी से कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है। ईमेल के बारे में आपको पता होगा, आपने 9th और 10th में ईमेल के बारे में सुना होगा। ठीक है। विद्युत संचार का साधन होता है, अपन अपने कंप्यूटर या फोन से किसी को भी ईमेल भेज सकते हैं। इसमें एक हेडिंग होती है, उसके अलावा दूसरा मैसेजिंग पार्ट होता है। ठीक है। तो ईमेल इस प्रकार अपन लिखे जाते हैं, उसमें सीसी और बीसीसी का यूज़ करते, ये बॉडी ऑफ मैसेज है। और अटैचमेंट भी अपन कुछ फाइल भी साथ में सेंड कर सकते हैं। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, अन्य व्यक्ति को यही सेम संदेश भेजना होता है तो अपन कार्बन कॉपी का यूज़ करते हैं। क्लियर। बिल्कुल सब्जेक्ट आपका बिल्कुल छोटा सा और अच्छा वाला लिखना है, पूरा संदेश आपको इस मैसेजिंग वाले बॉक्स में लिख देना है। और बहुत सी चीज़ें होती है जो फ्री ईमेल उपलब्ध करवाती है, आप उनका यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, देखो सबसे पहले ईमेल आईडी लिख दी, उसके बाद ये ईमेल आईडी यहाँ पे लिख रखी है, उसके बाद सब्जेक्ट इंक्लूड कर दिया। ठीक है। फिर सीसी और बीसीसी ऐड कर दिया, फिर बोल दिया डियर हरीश, उसके बाद इसने मेन बॉडी लिख दी है मैसेज की, और फिर यहाँ पे चेक मेल विश योर फॉर्च्यून। तो ये सारी चीज़ें एक ईमेल का पार्ट होता है, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ईमेल का फ्रेमवर्क किस प्रकार बनाते हैं, और इस तरीके से आप बड़े आराम से ईमेल कंप्लीट कर सकते हैं। अगला बिंदु है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मेरे को नहीं लगता है कि आपको बताने चाहिए, क्योंकि इंग्लिश में एप्लीकेशन आपको आती होगी। बीमारी की छुट्टी पर एप्लीकेशन लिखना बहुत सरल है। टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट इनर कॉलेज रामपुर, आई एम सॉरी टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम आई फ्लू सिंस संडे, सो आई कैन नॉट अटेंड द कॉलेज, काइंडली ग्रांट मी सिक लीव फॉर वीक फ्रॉम टुडे। अब चाहे तो आप ये एप्लीकेशन लिखो, चाहे कुछ भी लिखो, आपको इल से रिलेटेड एप्लीकेशन लिखनी है। दूसरा, भाई की शादी में जाना है, एप्लीकेशन लिखनी है, तो इसमें भी आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं। आई हैव टू अटेंड ए मैरिज ऑफ माई एल्डर ब्रदर, टू द पार्टी विल गो मोहम्मदाबाद, काइंडली ग्रेट मी ए लीव नवंबर 17 to 19। यानी कि क्या हो रहा है कि बड़े भाई की शादी है, हम जान में भी जाएंगे, तो यहाँ पर इस प्रकार की एप्लीकेशन लिख के जाएंगे। ठीक है। अर्जेंट वर्क है, उसकी एप्लीकेशन चाहिए, तो यहाँ पर भी अर्जेंट वर्क की एप्लीकेशन लिख रखी है। ठीक है। टू द हेड मास्टर मॉडर्न जूनियर हाई स्कूल मुरादाबाद, आई हैव अर्जेंट पीस ऑफ टुडे, माई फादर इज आउट ऑफ स्टेशन सो आई कैन नॉट अटेंड द स्कूल टुडे। तो इस टाइप की एप्लीकेशन भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं है। ठीक है। उसके अलावा नोटिस भी आपको लिखना आना चाहिए। देखा होगा कभी कभी किसी के घर के सामने नोटिस लग जाता है, लेकिन नोटिस के कौन कौन से फीचर होने चाहिए, यानी कि किस प्रकार हम नोटिस लिख सकते हैं। सबसे पहली बात, लेख आकर्षक होना चाहिए, बातें सारी संक्षेप में लिखनी है। जो भी नोटिस लिख रहा है उसका हस्ताक्षर उस नोटिस पर जरूर होना चाहिए। तो आई थिंक आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट, नोटिस पर आप दिनांक, स्थान, ये सारी चीज़ें इंक्लूड करें। जो भी नोटिस जारी करता है उसका पद और दिनांक या उसके हस्ताक्षर भी उस पर अंकित होने चाहिए।
नोटिस की मेन बॉडी जो होती है उसमें हेडिंग भी हमें इंक्लूड करनी चाहिए और कम शब्दों में ज़्यादा जानकारी हमें लिखनी चाहिए। तो ये बहुत सारे नोटिस यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे हिस्टोरिकल का नोटिस दे रखा है, इसमें सबसे पहले नोटिस की हेडिंग लिख रखी है, उसके अलावा इधर डेट लिख रखी है, ये नोटिस की मेन बॉडी लिख रखी है जिसमें बता रखा है कि बच्चों को कितने कितने रुपए लाने और कहाँ कहाँ पर हम घूमने जाएंगे, कब जाएंगे। फिर यहाँ पे SD उसकी पोस्ट आ गई है, उसके अलावा उसका नाम आ गया है और ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखा रखी है। तो इस तरीके से आप बड़े आराम से एक नोटिस प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला जो पॉइंट है वो पोस्टर। देखो पोस्टर जब भी हमें बनाते हैं तो हमें अट्रैक्टिव पोस्टर बनाने चाहिए, ज़्यादा छोटे पोस्टर हमें नहीं बनाने चाहिए। पोस्टर जो होते हैं उसके लिए अच्छे पेपर का यूज़ करना चाहिए और इजीली आराम से दिखाई दे ऐसी जगह पर हमें लगाना चाहिए। तो इस तरीके से अपन अच्छे अच्छे पोस्टर प्रिपेयर कर सकते हैं। ये पोस्टर बनाने का कुछ रिलेटेड चीज़ें याद रखना, जैसे यहाँ पे कुछ पोस्टर्स विद एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे जॉब वैकेंसी से रिलेटेड एक पोस्टर यहाँ पर बनाने के लिए बोल रहा है, तो उसमें अपन हेडिंग लिखेंगे, ठीक है, किसके लिए जॉब है, ठीक है, और जो भी एम्प्लॉय है वो फार्म भरना चाहता है उसकी क्वालिफिकेशन हमें साथ में इंक्लूड करनी रहती है, और एम्प्लॉय के लिए सैलरी कितनी रहने वाली है, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी, सिक्योरिटी मिलेगी नहीं मिलेगी, ठीक है, और एप्लीकेशन की लास्ट डेट जरूर इंक्लूड करनी चाहिए, फ़ोन नंबर भी हमें प्रोवाइड करवाने चाहिए। तो इन चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए बड़े आराम से एक अच्छा सा एडवर्टाइजमेंट क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर बिल्कुल। कुछ खोया पाया होता है उससे रिलेटेड भी अपन विज्ञापन बना सकते हैं। तो कभी बैग खो जाता है, कभी क्या खो जाता है, तो ऐसे विज्ञापन भी हमें बनाना आना चाहिए। दोस्तों आप इस क्लास को देखने मात्र से आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अगला बिंदु है रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट कैसे लिखते हैं? रिपोर्ट कुछ नहीं होता है, कुछ गतिविधि हो सकती है या कोई घटना हो सकती है, उसका जो डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है उसको अपन क्या कह सकते हैं? रिपोर्ट कह सकते हैं। तो यहाँ पर रिपोर्ट की बात करें तो रिपोर्ट में निम्न विशेषताएं होनी चाहिए। पहली, रिपोर्ट रिलेवेंट होनी चाहिए यानी कि प्रासंगिक होनी चाहिए। रिपोर्ट ब्रीफ में होनी चाहिए यानी कि संक्षिप्त में होनी चाहिए। रिपोर्ट क्लियर होनी चाहिए यानी कि स्पष्ट होनी चाहिए, और फैक्चुअल होनी चाहिए यानी कि उसमें कुछ अच्छे स्टेटमेंट देने चाहिए। नेक्स्ट, इजी लैंग्वेज होनी चाहिए, भाषा बहुत ही सरल होनी चाहिए। इम्प्रेसिव यानी कि प्रभावशाली होनी चाहिए। अगला है रिपोर्ट। रिपोर्ट लिखने से पहले उसका पूर्व अवलोकन कर ले कि सही लिखा है, गलत लिखा है, क्या लिखा है। अब ये बहुत सी रिपोर्ट है, आप इस रिपोर्ट को भी तैयार कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं है, ठीक है। रिपोर्ट ऑन ए स्ट्राइक, तो ये कुछ रिपोर्ट्स हैं, इनको देखकर आप अच्छी अच्छी रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। तो आप इन चीज़ों को बड़े ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखो रिपोर्ट ऑन ए थिप भी दे रखी है, इसको आप तैयार कर ले, है ना। रिच पीपल लिव्स इन ए आदर्श कॉलोनी टाउन MAT मथुरा। येस्टरडे नाइट सम थीव्स ब्रोक इनटू द हाउस। घर में घुस गए और दे एनिमे हाउस एंड द टूक अवे फ्रॉम द बॉक्स ornaments and banking dogs made the neighbor woke up as the sold the thieves once began run the people changed them quickly but they ran high speed. People informed the police telephone message thieves. Police searched them all over cities and the thieves are arrested. The will get afford the ornaments given the peg the rich people. एक अमीर आदमी था, उसके पास आभूषण थे। एक कल रात्रि उसके घर में क्या घुस गए? चोर घुस गए। चोरों ने आभूषण उठा लिए और पड़ोसी के घर में कुत्ता था, कुत्ता जग गया। जैसे ही कुत्ता जगा और चोर क्या हुए थे? भग गए थे। पुलिस वालों को फोन किया, पुलिस वालों ने चोरों को पकड़ लिया और अच्छे से उनका इलाज कर दिया। तो इस तरीके से थिप के ऊपर ये रिपोर्ट तैयार कर रखी है। ऐसे बहुत सारी रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, नहीं तो जो रिपोर्ट्स मैं बता रहा हूँ, रिकमेंड कर रहा हूँ, उनको तो आप तैयार कर ही ले। एक जन्माष्टमी का भी दे रखा है इधर। अगला है डायरी एंट्री, ये भी आपको आना चाहिए, ठीक है। जैसे कभी कभी हमें बोलता है ना भैया रिज्यूम बना के लाओ, तो जब भी रिज्यूम बनाना होता है तो उसमें अपन क्या क्या इंक्लूड करते हैं? उसमें नाम इंक्लूड करते हैं, अपने पिताजी का नाम इंक्लूड करते हैं, मम्मी जी का नाम इंक्लूड करते हैं, अपनी जन्म तारीख इंक्लूड करते हैं, अपनी क्वालिफिकेशन इंक्लूड करते हैं, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन इंक्लूड करते हैं, अपनी हॉबी इंक्लूड करते हैं, एक्सपीरियंस इंक्लूड कर लेते हैं, पर्सनैलिटी इंक्लूड कर लेते हैं, हाइट इंक्लूड कर लेते हैं। तो इस प्रकार के रिज्यूम भी हमें बनाना आना चाहिए। इसके अलावा इसमें कुछ काम का है ही नहीं तो हम उसको पढ़ेंगे ही नहीं। इसके अलावा अगला जो टॉपिक दे रखा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, पहले से ही मैंने स्टार्ट लगा रखा है और कुछ स्टूडेंट को नींद आ रही है ऐसा लग रहा है मेरे को, तो 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करें और पानी वानी पी के आ जाए, मूड फ्रेश कर ले, क्योंकि अब जो चीज़ें बताऊंगा ना वो आपके एग्जाम में 100% आएगी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अभी तो हमने ट्रेलर देखा है, पूरी फिल्म चलेगी आपके सामने। यस, अगला बिंदु है मशीन्स ऑफ राइटिंग, है ना। सबसे पहली बात,
प्यूपिल्स जो होते हैं, प्यूपिल्स यानी बच्चे होते हैं ना, प्यूपिल्स ऑर्गेनाइजिंग एंड एक्सप्रेसिंग आइडियाज एंड थॉट विदाउट राइटिंग, यानी कि बच्चों को यदि हमें उनके आइडिया को बाहर लाना है तो राइटिंग के बिना मतलब बच्चे थोड़ा सा मुश्किल ही उन आइडिया को बाहर ला पाएंगे। तो ऐसे कह सकते हैं कि राइटिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टू एक्सप्रेस स्टूडेंट्स आइडियाज, यानी कि स्टूडेंट के आइडिया को एक्सप्रेस करना है तो उसके लिए राइटिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहला इसमें पॉइंट देखा है वो देखा है काइंड्स ऑफ हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग कितने प्रकार की होती है, याद रखना 3 प्रकार की होती है। पहला प्रकार है प्रिंट स्क्रिप्ट, दूसरा प्रकार है कर्सिव और तीसरा प्रकार है राउंडेड कर्सिव स्क्रिप्ट। प्रिंट स्क्रिप्ट याद रखना इंडिपेंडेंटली लिखा जाता है, बीच में पर्याप्त जगह होती है, जैसे न्यूज़पेपर होता है, मैगजीन होता है, उसमें प्रिंट स्क्रिप्ट का यूज किया जाता है। अगला बिंदु एडवांटेज ऑफ प्रिंट स्क्रिप्ट, यानी कि जब बच्चे प्रिंट स्क्रिप्ट का यूज करते हैं तो उसके फायदे क्या मिलते हैं। शुरू शुरू में बच्चे राइटिंग को अच्छे से सीख पाते हैं। इसके अलावा और इसके कुछ बेनिफिट है वो देख लेते हैं। और ये जो राइटिंग है ये बहुत अच्छी दिखती है, क्लियर होती है और क्लीन होती है। इसके अलावा बच्चों को पसंद आने वाली राइटिंग ये है। डिसएडवांटेज ये कि स्पीड थोड़ी बढ़ नहीं सकती, स्पीड धीरे रहती है, थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता है, एनर्जी भी वेस्ट होती है और थोड़े समय बाद मतलब ये लैंग्वेज थोड़ी सी मतलब स्क्रिप्ट अच्छी नहीं लगती है। अगला है कर्सिव स्क्रिप्ट, इसको अपन रनिंग राइटिंग के नाम से भी जानते हैं और इसमें शब्दों को साथ साथ जोड़ के लिखा जाता है। नेक्स्ट इसके एडवांटेज भी हमें याद रखना है। सबसे पहली बात स्पीड फ्लो बढ़ जाता है और राइटिंग की जो फैसिलिटीज़ है वो हमारे लिए इम्प्रूव हो जाती है, स्टूडेंट का टाइम बचता है, एनर्जी बचती है। इसके अलावा न्यूचुरल है और बहुत ही गति तेज होती है इसमें। इसके अलावा अच्छी और सुंदर दिखती है और फॉर्मेशन भी बहुत अच्छा दिखता है। डिसएडवांटेज की बात करें तो शुरू शुरू में ये सीखना बहुत मुश्किल होता है, लेटर का फ्लो बनाना थोड़ा सा कठिन होता है और छोटे बच्चों को ये स्क्रिप्ट सजेशन में नहीं दी जाती है, नहीं सीख सकते हैं वो, इसीलिए उनको शुरू शुरू में अपन को प्रिंट स्क्रिप्ट सिखानी चाहिए, फिर कर्सिव सिखाते हैं। और अगला जो पार्ट है वो है राउंडेड कर्सिव स्क्रिप्ट। इसमें क्या किया जाता है बताओ, राउंडेड ओनली सम लेटर्स आर वर्ड आर जॉइंड, यानी कुछ शब्दों को बीच बीच में जोड़ा जाता है और इसको अपन मारियन रिस्डर्न स्क्रिप्ट भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है, याद रखना, ठीक है। अब इसके एडवांटेज भी आप देख सकते हैं, मैक्सिम ऑफ फ्रॉम इजी कॉम्प्लेक्स, यानी कि सरल से कठिन की तरफ हम बढ़ते हैं इसमें और स्पीड भी इसमें अच्छी होती है, टाइम और एनर्जी भी इसमें बचती है और आराम से हम इसको लिख सकते हैं। क्लियर। बिल्कुल। डिसएडवांटेज की बात करें तो शुरू शुरू में सीखना मुश्किल होता है और क्लियरिटी इतनी इसमें आती नहीं है शुरू शुरू में, और आराम से सीख सकते हैं लेकिन थोड़ा सा टाइम लेती है, ठीक है। स्टाइल ऑफ राइटिंग की बात करें तो 2 टाइप्स की होती है, वर्टिकल और स्लेटेड, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पहले से स्टार्ट कर देता हूँ ताकि आप भी इसको स्टार्ट करके अच्छे से याद कर लें। स्टेजेस ऑफ टीचिंग राइटिंग। सबसे पहला है मोटिवेशन, यानी कि बच्चों को मोटिवेट करके अपन राइटिंग करना सिखा सकते हैं। दूसरा है पेमेंटशिप, तीसरा है राइटिंग वर्ड्स एंड सेंटेंस, बच्चों को शब्द लिखा है और वाक्य लिखा है, और कंपोजिशन ऑफ राइटिंग। इन 4 चीज़ों को फॉलो करके अपन बच्चों को में राइटिंग बेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहला बिंदु देखा है मोटिवेशन, बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए लिखने के लिए। इसके अलावा बच्चों का इंग्लिश में इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे कि मैं आपका कर रहा हूँ, आपको कितने अच्छे से समझा रहा हूँ, सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर रखी है, सेकेंड हाईलाइट में आपको समझा रहा हूँ। दूसरा बिंदु है पेमेंटशिप क्या होता है, राइटिंग लेटर्स फॉर ऑफ द अल्फ़ाबेट, द टीचर यूज वेरियस मेथड ऑफ टीचिंग पेमेंटशिप, जैसे किंडरगार्टन मेथड का बच्चा मास्टर यूज कर सकता है, टीचिंग मेथड का मास्टर यूज करता है, फ्री इमिटेशन मेथड का यूज कर सकता है, एफजी फ्रेंच मेथड का यूज कर सकता है। इन मेथड का यूज करके यदि कोई टीचर स्टूडेंट को पढ़ाता है तो इसको अपन कहते हैं पेमेंटशिप। बच्चों को राइटिंग कुछ वर्ड लिखाना चाहिए, जैसे यूनिफॉर्मली, जो भी लिख रहे हैं बच्चे उसकी क्लियरिटी होनी चाहिए, एकदम साफ सुथरे काम होना चाहिए, ठीक है। वेयर अलग अलग प्रकार के एक्सरसाइज भी बच्चों को कराना चाहिए, जैसे कॉपी कराना, मार्सा ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे बच्चा कॉपी में उतार लेगा। अगला है कैलीग्राफी, इसमें बच्चे को फर्स्ट में एक लाइन लिख के दे देंगे, जैसे छोटे बच्चों को काम देते हैं पहले दूसरे में, जैसे ए लिख के दे दिया, ABCD लिख के दे दिया, फिर बच्चा सेम नीचे देख के उतार लेता है। अगला है डिक्टेशन में बच्चे को बोल के लिखाया जाता है कि भाई मास्टर बोलता है बच्चा लिखता है। अगला है कंपोजिशन रीडिंग, इसमें बच्चे को राइटिंग सेक्शन कंप्लीट करवाया जाता है, कुछ शॉर्ट स्टोरी याद करवाई जाती है और कुछ सेंटेंस बच्चे के क्लियर करवाए जाते हैं, और ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है, जैसे डायलॉग लिखना सिखाया जाता है। तो इस तरीके से आप ये चीज़ इंक्लूड कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है राइटिंग मटेरियल,
यानी कि जब भी बच्चों को लिखने का काम करवाना है तो किन किन चीज़ों की टीचर को और बच्चे को ज़रूरत रहती है। सबसे पहली बात, ब्लैक बोर्ड और चौक की ज़रूरत रहती है। मैं तो आपको डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ ना, यस। एक्सरसाइज बुक की आपको ज़रूरत रहती है, फ्लैश कार्ड की ज़रूरत रहती है, अच्छे अच्छे पिक्चर्स की ज़रूरत रहती है, चार्ट्स की ज़रूरत रहती है, पेपर एंड पेंसिल पेन की ज़रूरत रहती है, ट्रे ऑफ सैंड और किंडरगार्टन बॉक्स की भी ज़रूरत रहती है। अब किस प्रकार हम बच्चों में टीचिंग राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, या एक टीचर किस प्रकार राइटिंग पार्ट को बच्चों में मजबूत कर सकता है, उसकी बात करते हैं। सबसे पहला जो मेथड हमारे पास निकल के आता है वो किंडरगार्टन मेथड है। इसमें क्या होता है, एक बॉक्स होता है जो क्या करता है, पीसेज ऑफ वुड यानी लकड़ी से बना होता है या प्लास्टिक से बना होता है या अलग अलग शेप में होता है। इसमें बच्चों से पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। यस, बच्चों से ये पूछा जाता है कि इंग्लिश के जो लेटर्स है जैसे अल्फ़ाबेट हो गए, उनको जोड़ जोड़ के छोटे छोटे टुकड़े जोड़ के हमें कुछ मीनिंग बनानी रहती है। ठीक है, ये बहुत अच्छा मेथड है छोटे बच्चों को सिखाने के लिए, और बच्चों को खेल खेल में सिखाने के लिए भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा बड़ी क्लास के स्टूडेंट को ये नहीं सिखा सकते, थोड़ा सा उनके लिए हार्ड हो जाता है। और अगला दूसरा जो बिंदु है उसकी बात करें, ट्रेसिंग मेथड। ट्रेसिंग मेथड में अपन क्या करते हैं, जो शुरू शुरू में छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको ऐसे डॉट 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 बना के दे देते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, इन डॉट को मिलाते, और जैसे बच्चे इन डॉट्स को ऐसे मिलाएंगे तो जैसे डॉट को मिलाएंगे तो इनको कुछ ऐसा शेप देखने को मिल जाएगा, ऐसे शेप बन जाएंगे। या फिर इसे डैश डैश के द्वारा भी हम बच्चों को सिखा सकते हैं ना, बच्चे इसे मिला देंगे। इससे क्या होगा कि बच्चे अपना जो अच्छा अच्छा अक्षर के शेप बना लेंगे। इसी को हम बोलते हैं ट्रेसिंग मेथड। क्लियर। अगला बिंदु है ट्रेसिंग मेथड के एडवांटेज क्या होते हैं। नो चांस ऑफ इनकरेक्ट लर्निंग, यानी कि कोई चांस नहीं होता है सीखने का। अच्छा, उसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय इमिटेशन, यानी आराम से इसमें बच्चे सीख सकते हैं, और ट्रेसिंग मेथड छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा तीसरा जो मेथड दे रखा है वो दे रखा है प्री इमिटेशन मेथड। इसमें क्या होता है, टीचर जो होता है वो एक मॉडल लेटर लिखता है ब्लैक बोर्ड पे, बच्चे क्या करते हैं उसको कॉपी करते हैं अपनी नोटबुक में। इसको बोलते हैं प्री इमिटेशन मेथड। इसमें फ्लैश कार्ड का यूज़ किया जाता है, नोटबुक में बच्चे अपने अच्छे अच्छे अक्षर लिखते रहते हैं। ठीक है। चौथा मेथड दे रखा है एफजी फ्रेंच मेथड। अब इसमें क्या है, अलग अलग राइटिंग टास्क अपन को देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पर लिख रखा है टीचिंग ऑफ इंग्लिश अबाउट, ये से बोलता है कि बिगिनर्स जो होता है उसके लिए ये चीज़ ज़्यादा काम की होती नहीं है, तो कुछ ऐसी लाइनें उनको बनाना सिखाया जाता है एफजी फ्रेंच मेथड में। जैसे खड़ी लाइनें, तिरछी लाइनें, आड़ी लाइनें, ऐसी लाइनें हम सबसे पहले बच्चों को बनाना सिखाते हैं। उसके बाद हम बच्चों को अक्षर बनाना सिखाते हैं। टीचिंग स्ट्रोक्स क्या होते हैं, तो एम्पल प्रैक्टिस ऑफ फॉलोइंग स्ट्रोक में भी गिवन प्यूपिल्स, यानी कि कुछ नहीं होता है, ऐसे छोटे छोटे ऐसे अक्षर बच्चे को बनाना सिखाया जाता है। जैसे खड़ी लाइनें सिखाई, ऐसी लाइनें सिखाई, तो इन लाइन्स की मदद से बच्चे क्या करते हैं, मतलब खींचना सीख जाते हैं। अच्छी लाइन खींचेंगे, उसके बाद बच्चे को शब्द बनाना सिखाएंगे। टीचिंग सर्कल के बारे में भी आपको पता ना होना चाहिए। जैसे बच्चे को ऐसे गोले जैसे ई बना दिया, कभी एम बना दिया, तो ये भी अपन बच्चों को क्या कर सकते हैं, सिखा सकते हैं। आई थिंक आप बोर हो रहे होंगे कि नहीं हो रहे। अब आप बोर हो भले मत हो, लेकिन थोड़ा सा और अपन पढ़ेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस लेसन को अपन पूरा कंप्लीट कर ही लें, और जो इस क्लास को पूरी देख लेगा उसकी कोई दिक्कत रहने वाली है नहीं। अगला बिंदु भी मैंने ऑलरेडी स्टार्ट लगा रखा है। अगला बिंदु है क्वालिटीज़ ऑफ गुड हैंड राइटिंग। चलो आप मेरे को ये बता सकते हैं आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, या फिर राजस्थान में आप कहाँ से, कि या फिर आउट ऑफ राजस्थान है, ये बात आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। इसके अलावा क्या आप रेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या आप मेरे साथ रेट की प्रिपरेशन करेंगे, ऐसी कुछ बातें आप कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि क्या होगा कि हमारा भी कोई रिलेशन बन पाएगा स्टूडेंट और टीचर का। ठीक है। और मेरे पढ़ाने में अगर कोई कमी आपको लगती है तो आप कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि उसको मैं धीरे धीरे इम्प्रूव कर सकूँ। ठीक है। और अगर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर हो जाते हैं फर्स्ट ईयर के, तो धीरे धीरे अपन पीपीटी मोड में भी पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। जैसे इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ कि मैं आपके लिए स्लाइडिंग वाले नोट्स लेके आऊँगा। ये तो क्या मैं बुक से पढ़ा रहा हूँ, स्लाइडिंग नोट्स में पढ़ने का और मज़ा आता है। ठीक है। तो ये क्लास आप अपने फ्रेंड्स को जरूर रिकमेंड करें। अगला बिंदु अपन देख लेते हैं। अगला बिंदु है क्वालिटीज़ ऑफ गुड हैंड राइटिंग। ठीक है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, राइटिंग लेजिबल होनी चाहिए, राइटिंग नीट और क्लीन होनी चाहिए। यानी कि जब भी आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चे लिखते हैं, आप उनकी कॉपियाँ चेक करते हैं, तो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है। ठीक है। इसके अलावा शब्दों को ज़्यादा पास नहीं लिखना चाहिए, यूनिफॉर्म शेप हर एक लेटर को देना चाहिए। उसके अलावा हाँ जाओ,
प्लेजिंग टू आई, यानी कि ऐसे अक्षर हमें इंक्लूड करना चाहिए जो हमें आँखों को भाए, अच्छे लगे। उसके अलावा लेटर का साइज हमें एक जैसा रखना चाहिए और टिल्ट स्लाइटली फॉरवर्ड अच्छे अक्षर होने चाहिए। चिल्ड्रन शुड बी राइट ए नॉर्मल स्पीड, यानी कि नॉर्मल स्पीड से हमें लिखना चाहिए, ज़्यादा फास्ट स्पीड भी हमें राइटिंग सेक्शन में नहीं रखनी चाहिए। तो राइटिंग ख़राब क्यों होती है उसके कुछ रीजंस यहाँ पर इंक्लूड कर रखे। सबसे पहले साइज से रिलेटेड कोई दिक्कत इसमें हो सकती है, शब्दों को ज़्यादा हैवी और डार्क हम लिखते हैं उसमें कोई दिक्कत हमें आती है। तो इन टेक्निक का ध्यान रख के हम अपनी राइटिंग को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, वाई ओवर राइटिंग डिफेक्ट्स, यानी कि अपनी जो राइटिंग वो क्यों ख़राब क्यों हो जाती है उसके रीज़न हम आइडेंटिफाई करते हैं। शुरू की क्लासेज है उसमें अपन बॉल पेन का यूज़ करते हैं, उसके कारण अपनी राइटिंग ख़राब हो जाती है। उसके अलावा पेपर को हमें अच्छे से प्लेस करना चाहिए, यदि पेपर इनकरेक्ट पोजीशन में है तो उससे भी हमारी राइटिंग ख़राब हो सकती है। और हाथ का बहुत ही कम मूवमेंट अगर हो रहा है तो उससे भी राइटिंग ख़राब हो सकती है। और पेन और पेंसिल को अपन बहुत ही ज़्यादा पास से अगर हम पकड़ते हैं तो उससे भी हमारी राइटिंग ख़राब हो सकती है। और बेड क्वालिटी की अगर इंक का यूज़ करते हैं, बेड क्वालिटी वाले पेपर का यूज़ करते हैं तो उससे भी हमारी राइटिंग ख़राब हो सकती है। और सिटिंग पोजीशन अगर अच्छी नहीं है तो उससे भी हमारी राइटिंग ख़राब हो सकती है। अब ये बहुत सी चीज़ें, इनको ध्यान में रख के हम अपनी राइटिंग इम्प्रूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगला जो टॉपिक है उसमें दर का मेजर्स ऑफ इम्प्रूव राइटिंग, यानी कि अगर हमें अपनी राइटिंग सुधारनी है तो जो भी हमारे डिफेक्ट्स है उनको हमें सही करना रहता है। इस टेक्निक से अपन क्या कर सकते हैं, अपनी राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। और राइटिंग इम्प्रूव हो जाती है उसके बाद हम ट्रांसक्रिप्शन नोटबुक्स बना सकते हैं। उसके अलावा डिक्टेशन अपन लिख सकते हैं, राइटिंग वर्ड्स इन सेंटेंस, उसके अलावा कुछ सेंटेंस अपन लिख सकते हैं, कंपोजिशन वर्क कर सकते हैं, गाइडेड कंपोजिशन का काम कर सकते हैं, पिक्चर डिस्क्रिप्शन अपन कर सकते हैं। इन टेक्निक की मदद से अपन अपनी राइटिंग को और इम्प्रूव कर सकते हैं। अगला पार्ट है जिसमें दे रखा है गाइडेड कंपोजिशन, कंट्रोल्ड कंपोजिशन। गाइडेड कंपोजिशन जो होता है इसमें एक टीचर जो होता है वो स्टूडेंट की हेल्प करता है, यानी कि गाइडेड कंपोजिशन की मदद से हम फ्री कंपोजिशन लिखना सीख जाते हैं। इसमें बच्चों की वोकेबलरी मजबूत होनी चाहिए, स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा होना चाहिए और इस तरीके से हम बच्चों को गाइडेड कंपोजिशन प्रिपेयर करवाना सिखा सकते हैं। सिंपल सी बात है, टीचर की नीड रहेगी, टीचर अगर होगा तो बच्चे गाइडेड कंपोजिशन कर पाएंगे। अगला जो बिंदु है इसमें वो है मेरिट ऑफ गाइडेड कंपोजिशन, यानी कि गाइडेड कंपोजिशन के क्या क्या गुण होने चाहिए। सबसे पहली बात, इसमें बच्चों की जो गलतियां होती है वो इजीली टीचर पता कर सकता है और उनको इम्प्रूवमेंट कर सकता है। इसके अलावा बच्चों को ग्रामर का थोड़ा बहुत नॉलेज इसमें हो जाता है और गाइडेड कंपोजिशन लिखने के बाद बच्चे फ्री कंपोजिशन लिखने के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम ध्यान रख के बच्चों की वोकेबलरी और स्ट्रक्चर भी अच्छी करवा सकते हैं और वेरियस टाइप की एक्सरसाइज हम बच्चों को दे सकते हैं गाइडेड कंपोजिशन कंप्लीट करने के लिए। जैसे बहुत सारी टेबल बनाना सिखाना, डिक्टेशन करवाना सिखाना, कंपोजिशन, इनकम्प्लीट सेंटेंस कंप्लीट करवाना और ब्लैक बोर्ड से बच्चों को कॉपी करवाना, जंबल सेंटेंस करवाना, पैरेलल सेंटेंस लिखवाना, ये सारी चीज़ें इंक्लूड करके अपन गाइडेड कंपोजिशन को अच्छा करवा सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ टेबल्स दे रखे हैं जिसमें कुछ वर्ड्स को जोड़ के सेंटेंस बना रखे हैं गाइडेड कंपोजिशन कंप्लीट करने के लिए। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है फ्री कंपोजिशन, यानी कि फ्री कंपोजिशन किस प्रकार लिख सकते हैं। सबसे पहले बच्चों को गाइडेड कंपोजिशन लिखना सिखाया जाता है, उसके बाद बच्चों को फ्री कंपोजिशन लिखना सिखाते हैं। इसमें स्टूडेंट जो होता है वो आराम से अपने हिसाब से चीज़ों को सिलेक्ट करता है, अरेंज करता है और एक्सप्रेस कर सकता है, अपने आइडिया को फ्रीली वो एक्सप्रेस कर सकता है। इसके अलावा फ्री कंपोजिशन में लॉजिकल थिंकिंग पर ये बेस्ट होते हैं, यानी कि अपनी तर्क शक्ति के आधार पर वो फ्री कंपोजिशन लिखना सीखता है और ट्रांसलेशन एबिलिटी भी उसमें डेवलप हो जाती है। सबसे पहले सोचेगा फिर क्या करेगा, इसमें लिखेगा, उसी आइडिया को इंग्लिश में लिखने की ट्राई करेगा। अब फ्री कंपोजिशन के टाइप की बात करें तो इसमें आता है नैरेटिव कंपोजिशन, स्टोरी टाइप कंपोजिशन, रिफ्लेक्टिव कंपोजिशन, इमेजिनेटिव कंपोजिशन और लिटरली कंपोजिशन। इन चीज़ों को ध्यान में रख के अपन फ्री कंपोजिशन भी
ओके करवा सकते हैं। जैसे कुछ चीज़ें इसमें आती है, लेटर्स लिखना, बिजनेस लेटर्स लिखना, इमेजिनेटिव कंपोजिशन लिखना और लिटरली कंपोजिशन लिखना। इनका यूज़ करके अपन फ्री कंपोजिशन इम्प्रूव कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। ये क्वेश्चंस वेल इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। यदि आप इनकी अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते तो आई थिंक इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको देखने वाला है नहीं है। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके सामने है वो है हाउ टू राइट ए गुड लेटर, यानी कि एक अच्छा लेटर हम किस प्रकार लिख सकते हैं। तो इसका आंसर्स मैंने आपको इसी क्लास में बता दिया है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ईमेल। ईमेल क्या होता है, ईमेल को हम किस प्रकार लिख सकते हैं। अगला है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन 3 days की लिखनी है, लीव की लिखनी है, यानी कि प्रिंसिपल को लिखनी है या इजीली कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया था। और एक गुड रिपोर्ट के क्या क्या गुण होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। एक रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है कि थिप ने एक चोरी की उस पर। इसके अलावा क्वालिटीज ऑफ गुड हैंड राइटिंग, ये क्वेश्चन भी आप तैयार कर लें। गाइडेड कंपोजिशन क्या होता है ये भी आप तैयार कर लें। एक और क्वेश्चन टिक कर देता हूँ, व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ गाइडेड कंपोजिशन, ये भी मैंने आपको बताया था। और राइटिंग के अलग अलग टाइप्स आपको आने चाहिए, प्रिंट, स्क्रिप्ट, कर्सिव। एक और क्वेश्चन अपन देख लेते हैं, मेंशन क्वालिटीज ऑफ गुड राइटिंग, ये क्वेश्चन भी आप क्लियर कर लें, यानी इसको अच्छे से याद कर लें। फिर है टीचिंग स्ट्रोक्स क्या होते हैं, टीचिंग सर्कल्स क्या होते हैं। इन क्वेश्चंस को आप कंप्लीट करके इस पूरे लेसन को इजीली कवर कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमने लेसन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट कर लिया है। और नेक्स्ट क्लास में अपन कंप्लीट करेंगे लेसन नंबर 4। इसमें लेसन का नाम है एनहांसिंग ओवरऑल पर्सनल प्रोफिशिएंसी। तो ये लेसन थोड़ा सा हार्ड होता है, प्रीवियस लेसन से थोड़ा सा हार्ड है, फिर भी अपन इसको इजी वे में सीखना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर अपना लेसन नंबर 3 कंप्लीट होता है। थैंक यू।